है ना। उसमें से कुछ हम लोग असाइनमेंट भी दिए थे, कुछ लोगों ने सही किया, थोड़ा बहुत कुछ कुछ गलत भी हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत हद तक लगभग सब सही बनाए। जैसे कि एक आध कुछ क्वेश्चन हुआ था तो उसका हम जो चीट शीट जो है हम शेयर कर देते हैं, उसमें से देख लेना किसका सही है किसका गलत है। बाकी सब तो प्रोसेस तो बता ही दिए हैं, उस हिसाब से सब हो जाएगा। और कर लेना, कोई दिक्कत होने से नेक्स्ट में हम लोग उसको करते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तो काफी सारा हम लोग सी को पहले कंप्लीट करके फिर लेटेस्ट स्ट्रक्चर भी चालू करना है, इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग करेंगे एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, है ना। एसोसिएटिविटी क्या होता है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, प्रेसिडेंस। जैसे ऑपरेटर तो हम लोग पढ़ लिए, कितने तरह का ऑपरेटर पढ़े हम लोग, जितना भी ऑपरेटर हम लोग पढ़े। अब उसका हम लोग क्या देखेंगे, प्रेसिडेंस देखेंगे। जैसे हम लोग ऑपरेटर हम लोग पढ़े, मान लो असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या क्या है, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, दिस दैट। इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़े, अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े। अर्थमेटिक में मान लो प्लस करना माइनस करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना, डिवाइड डिवाइजर, और उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर, वो भी एक तरह का अर्थमेटिक ही ऑपरेशन करता है। लॉजिकल भी देख लिए हम लोग, है ना। कितना हो गया, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, अर्थमेटिक, लॉजिकल, कंपेरिजन ऑपरेटर। कंपेरिजन ऑपरेटर के क्या काम है, कंपेयर करना। जैसे ए इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, है ना। तो ये जब कंडीशनल हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जब जब कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे तो ये बहुत काम आने वाला आगे फिर। उसके बाद अदर ऑपरेटर में जैसे मान लीजिए कि साइज ऑफ ऑपरेटर होगा, टाइप ऑपरेटर होगा, उसके बाद मेंबर एक्सेस हुआ, जब पॉइंटर वगैरह पढ़ेंगे तो ये सब ऑपरेटर हम लोग का जनरली जब हम लोग का काम में आने वाला। तो हम लोग ऑपरेटर पढ़ लिए, ऑपरेंड अपना खुद दिमाग से बनाना है वेरिएबल्स को, उसके हिसाब से आगे करना है। अब एक चीज देखेंगे, प्रेसिडेंस क्या होता है। प्रेसिडेंट जैसे हमने बताया था, मान लो कि अगर एक साथ कई सारे ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में आ जाते हैं तो हम लोग कैसे तय करेंगे कि प्रेसिडेंट उसका कैसे हम लोग क्या करें। तो इसके लिए हम एक शेयर कर रहे हैं, उससे हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। तो ये स्क्रीन आप लोग के समक्ष है। तो यहाँ पे ऑपरेटर है, पहला कैटेगरी, है ना। जो भी वो कौन सा कैटेगरी नाम दिया हुआ है उसके बाद ऑपरेटर। जैसे पोस्ट में जैसे मान लो कि ये हुआ, हम लोग देते हैं ना मेन का ये बंद करते स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट, उसके बाद प्लस प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मेंबर ऑपरेटर, उसके बाद यूनिरी में इतना सारा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करते हैं, डिवाइजर करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं, शिफ्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है एसोसिएटिविटी, ये क्या है, इसकी जरूरत क्यों है। तो इसका तो प्रेसिडेंस चलो हमको पता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे अब यहाँ देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में मल्टीप्लीकेटिव में, जैसे मान लो स्टार है, डिवाइड है, डिवाइजर है, तो तीनों का प्रेसिडेंस एक ही है, तीनों का प्रेसिडेंस एक ही है। अगर वो सिंगल यूज होगा, अगर इसके नीचे मान लो कि अगर प्लस है या फिर इंटू है, ये दोनों एक साथ यूज होगा तो पहले इंटू यूज होगा, या फिर प्लस के साथ में अगर यूज होगा। लेकिन अगर ये तीनों कहीं पर किसी एक्सप्रेशन में आ जाए तब उसको कैसे करेंगे, तब काम आता है एसोसिएटिविटी। तो फिर हम उस एक्सप्रेशन में लेफ्ट से जाएंगे, है ना, लेफ्ट से राइट हम करेंगे। लेफ्ट में देखेंगे क्या है, उसके हिसाब से लेफ्ट में जो पहले आएगा तीनों में से उसको उठाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग उस हिसाब से आगे जा करके उसका एक्सप्रेशन को निकाल करके उसका आउटपुट निकालेंगे। अब उसे एडिटिव मानो माइनस करना है, ऐड करना। अगर ये दोनों अलग अलग आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों एक साथ आता है तो फिर मान लो कि पहले माइनस है, चाहे जो लेफ्ट टू राइट हम लोग उसको जाएंगे। तो इसके बाद ये तीन चार ही जो है वो है जो कि काम का है, बाकी सब उतना जरूरत का नहीं है हम लोग का प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ व्यू से। इसलिए जैसे जैसे होगा इसको हम लोग शेयर कर देंगे, इसको देख करके अपने हम लोग कर सकते हैं।
तो अभी एक और स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं, इससे हम लोगों को कुछ कुछ पता चलेगा। हम्म, अब देखो यहाँ पे ये विजुअल है। जी सर। तो अब यहाँ पे देखना है, जैसे 2 + 5 × 2 है ना, तो इसके हिसाब से हायर प्रेसिडेंस किसका है? थर्ड रो वाला हायर प्रेसिडेंस होगा, फोर्थ रो वाला लेस होगा। तो इंटू का प्रेसिडेंस हाईएस्ट है और उससे लोएस्ट, मान लो यहाँ पे मेरा प्लस और इंटू ही है, और कुछ नहीं है, इस टाइप का एक्सप्रेशन है। तो पहले कौन करेंगे, पहले क्या होगा, 5 × 10। अभी यहाँ पे लेफ्ट राइट से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग जैसे है, एक मल्टीप्लिकेटिव है, एक एडिटिव है, तो इसलिए लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का सवाल यहाँ पे पैदा नहीं होता, सीधा सीधी यहाँ पे है 5 × 2 पहले एक्सिक्यूट होगा, 10 हो गया, फिर 10 + 2। क्लियर है? अब यहाँ पे इंटू प्लस ये भी सेमी टाइप का है ना, इसके बाद पहले ये होगा, ये होगा। अब यहाँ पे अब यहाँ पे दो चार चीज जो एक साथ आ रहा है। पहला नंबर, इसमें 100 + 200 डिवाइडेड बाई 10 - 3 × 10। इसमें सबसे पहले कौन काम करेगा, एक नंबर में कौन आएगा इसमें से? एक नंबर प्लस माइनस इंटू, इस सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस में कौन है? सबसे हाईएस्ट में कौन है? डिवाइड ऑपरेटर। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे हम लोग, तो जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है 200 डिवाइडेड बाई 10 है ना, कितना होगा 20। वो मेरा एक नंबर में निकल गया। उसके बाद का हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है? जैसे मान लो हम लोग देखते हैं टेबल में, हेलो, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन सेकंड नंबर में हुआ, थर्ड में। इसके बाद क्या है? हाँ, इसको प्लस है और माइनस दोनों है। तब हम देखो प्लस माइनस दोनों है, तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो हम लोग पहले क्या हुआ, लेफ्ट हुआ है ना, राइट तो माइनस वाला बाद में हुआ, तो माइनस वाला बाद में। तो इस हिसाब से कितना आया मेरे पास? 90। ठीक है, एक तरह का मैथमेटिक्स पार्ट है, इसको हम लोग सी कंपाइलर में भी अप्लाई होता है, अलग अलग लैंग्वेज में भी एसोसिएटिविटी कंपाइलर अडॉप्ट किया हुआ। सी को ही सारा कंपाइलर अडॉप्ट करता है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको निकाल करके दिखाओ फटाक से। चलो अपना अपना कॉपी जरूर ये करो, इसको निकाल के तुरंत दिखाओ। कितने सेकंड में कर सकते हैं? अभी कर सकते हैं या बाद में करना? हम भेज देंगे, ठीक है, बाद में हो जाए, ठीक है। तो अभी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कर लो। ये पहला एग्जाम्पल लिखो, मुझे बोल रहे हैं 19 प्लस ब्रैकेट में 5 डिवाइडेड 2 प्लस ब्रैकेट राइट ब्रैकेट प्लस 4 डिवाइड। सबसे ऊपर वाला एग्जाम्पल लिख लो, फिर उसके बाद हमको बताओ कितना इसका आंसर आ रहा है। जैसे निकला उस हिसाब से नोट कर लिया आप लोगों ने? ये टेबल है आपके सामने, इसको देख करके इसको जल्दी से करके लिखो। सर आ गया आंसर कितना है? 3.5। ओके, और कोई? Anyone else? रितेश एंड आशी है, और बाकी दो सिद्धार्थ एंड अभी ज्वाइन नहीं किया मेरे ख्याल से मैडम। तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो रितेश यस सर। क्लियर है ना? निकाल लो। जी सर। जी। ठीक।
तो हम लोग ऑपरेटर देख लिए, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस देख लिए। अगर प्रेसिडेंस में भी अगर मिक्स मोड में अगर कोई एक्सप्रेशन आए तो उसका एसोसिएटिविटी भी क्या टेबल होता है, स्टेबल। इस टेबल के बारे में आप विजुअलाइज हो गया, इस टेबल कैसे काम करता है, क्या करता है। कभी कोई अगर एग्जाम में या इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का कुछ ट्रिकी क्वेश्चन दे दे, तो इससे वहां पे किया जा सकता है, राइट। अब हम लोग देखते हैं टाइप कन्वर्जन, है ना। टाइप कन्वर्जन, तो अपना अपना नोटबुक लिख करके जो भी हम अब चैप्टर या जो भी हम ये करा रहे हैं, तो अपना वहां पे लिखे हुए अपने लोग क्या करा रहे हैं, टाइप कन्वर्जन। कन्वर्जन, तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है, पहले हम कुछ जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, मीटर एंड सेकंड, है ना। दोनों को जैसे मान लो 60 मिनट एंड 3 सेकंड, ये दोनों को ऐड करना है। एक मिनट हम शेयर करते हैं, तब समझ में आएगा। टाइप कन्वर्जन, ये ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है। टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन एक ही चीज है। तो ये क्यों जरूरत पड़ता है, क्या किस लिए जरूरत पड़ता है, कैसे जरूरत पड़ता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 60 मिनट प्लस 3 सेकेंड इक्वल टू, है ना। अब यहाँ पे मिनट है, सेकेंड है। अब क्या हम इसको 63 मिनट ये आ सकता है, क्या ये सही वैल्यू है? नहीं है, ऑब्वियस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा एक जो ऑपरेंड है वो मिनट में है, दूसरा है सेकंड में, है ना। इसी तरह इसको अगर हम लिखते हैं इस टाइप से, 60 मिनट ये भी सही नहीं है, ये भी गलत तरीका है। अब हम इसको लिखते हैं एक जस्ट फॉर एग्जांपल 60 मिनट प्लस 3 मिनट, 63 मिनट। ये तीनों में से कौन सही है? 63 मिनट। थर्ड वाला, ठीक है। क्यों सही है? क्योंकि दोनों ऑपरेंड मेरा, दोनों ऑपरेंड समान है, ठीक है। सेम। दोनों ऑपरेंड का दोनों मिनट में है, इसलिए हम आसानी से जोड़ लिए। लेकिन यहाँ पे एक मिनट में है, एक सेकंड में है। ये तब सही होता है जब दोनों में से किसी एक को चेंज होना पड़े। जैसे या तो हम 60 मिनट को सेकंड में बनाते या फिर सेकंड को मिनट में बनाते, है ना। दोनों में से कोई भी एक अगर आपस में चेंज होने के लिए तैयार हो जाता तब ये सही स्टेटमेंट या सही रिजल्ट आता। लेकिन दोनों चेंज होने का तैयार नहीं है, तो ये गलत रिजल्ट आया। अब ये हमारा, तो बोलने का मतलब ये है। इसी तरह से मान लो कि अब यहाँ पे ये लिखते हैं 60 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, 63 सेकेंड, ठीक है। ये भी सही है ना, ये भी सही है। तो अब यहाँ पे लिखो, मान लो लिखते हैं 7.0 डिवाइडेड बाई
2.0, क्या रिजल्ट आएगा? 3.5। 3.5, ठीक है। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि दोनों डबल में, रियल में या फ्लोट में, जो भी बोलो, दोनों में, दोनों सेम टाइप है, तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, आ गया। अब यहाँ पे ये भी लिखते हैं 7/2 कितना आएगा? 3.5. कैसे 3.5? 7 का इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, तो कितना आएगा? 3 आएगा बस। 3 आएगा क्वेश्चन टाइम। है ना? क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम था, ये भी दोनों सेम है। जब सेम सेम है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे हम बताया, देखो इसको, जब सेम सेम था तो कहीं दिक्कत नहीं है, ये भी सेम सेम है तो आसानी से ले लिए। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब कन्वर्सन कहां पे स्टार्ट होगा? जैसे मान लो कि 7.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये चीज है। अब दोनों अलग अलग आ गए, अलग अलग है। पहला ऊपर वाला क्या है? रियल डेटा टाइप। नीचे वाला क्या है? लिख लेते हैं, रियल बाई इंट। क्लियर है ना? तो दोनों का साइज भी अलग अलग है। इंट कितना बाइट लेता है, रियल कितना बाइट लेता है, तो हमको पता ही है। इंट 2 लिया तो रियल 4 लिया, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? इंटीजर। रियल हुआ बड़ा, यहाँ पे भी प्रेसिडेंस लागू होगा। तो अब इसको कैसे होगा? अब ये कैसे होगा? अब इसको जो है कैसे, इसका रिजल्ट कितना आएगा या कैसे काम करता है कंपाइलर, इसको कैसे पकड़ेगा? कंपाइलर इसको कैसे पकड़ेगा? 7.5 2.0, है ना? कितना आ गया रिजल्ट? जो भी रिजल्ट आया आया, है ना? तो अब क्या किया कि कंपाइलर क्या किया कि नीचे वाला इंटीजर था, अब प्रेसिडेंस में क्या था? रियल था, फ्लोट था या डबल था, जो भी था, उसको ये देखा और इसको ये अपने से इसका हायर प्रेसिडेंस वाला में कन्वर्ट कर दिया, है ना? तो इसके बाद जो भी रिजल्ट आया, है ना, तो आ जाएगा रिजल्ट। सपोज जितना भी आया, इसको मान लो 7.0 रखते हैं, तो 2.3 2.5 3.5 आए। ऑटोमेटिक कन्वर्जन किया ये, ठीक है। ये क्या हुआ? ऑटोमेटिक कन्वर्जन कौन किया? अभी यहाँ पे हम कोई दिमाग नहीं लगाए, यूजर या प्रोग्रामर, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगा। इस टाइप का सिचुएशन कभी भी आएगा तो कंपाइलर ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा इसको हायर प्रेसिडेंस वाले से या नीचे बनाकर ऑटोमेटिक। तो इसको क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट कन्वर्जन। क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो ऐसा कन्वर्जन जिसको कंपाइलर खुद करता है उसको क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट कन्वर्जन, है ना? तो इसका एक और तरीका है, इसको क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इसका दो तरीका है। एक तरीका मान लो कि मैं 7.5 2.0 किया, दूसरा तरीका हम जैसे बता रहे हैं, अब मान लो कि नहीं किया, पहला 7/2 किया, तो इसमें डेटा लॉस होगा 0.5 का। इस कंडीशन में यहां पे एक भी डेटा लॉस नहीं होगा, नहीं होना, पूरा आ गया डेटा, नहीं यहाँ डेटा लॉस हो रहा है। तो कंपाइलर यहाँ पे अपना इंटेलिजेंस लगाता है, कंपाइलर यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है कि भाई यहाँ पे क्या करता है कि हायर वर्जन है उसको चेंज करके अपना हिसाब, ताकि डेटा लॉस ना हो। तो ये हुआ इम्प्लिसिट कन्वर्जन, है ना? तो अब बताओ कि टाइप कन्वर्जन का डिफिनेशन अगर बोले तो क्या हुआ? शॉर्टकट में डिफिनेशन टाइप का, व्हाट इज टाइप कन्वर्जन? यहां पे हम लोग लिख सकते हैं टाइप
conversion is up to when type of operands are different data type. ठीक है, अगर इसका हम डेफिनेशन लिखना चाहें लेवल में तो ये ठीक हुआ। टाइप कन्वर्शन इज एप्लीकेबल व्हेन टाइप ऑफ ऑपरेंड्स आर डिफरेंट डेटा। जब दोनों डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है तभी टाइप कन्वर्शन अप्लाई होगा। तो कुछ केस में क्या होता है कि कंपाइलर खुद कर लेता है ना, और कुछ केस में, उसके बाद कुछ केस में यूजर अपने आप भी करता है, कुछ केस में यूजर भी करता है। तो उसको क्या बोले, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यूजर अगर करता, प्रोग्रामर जो करेगा उसको क्या होगा, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग आगे जाते हैं। टाइप कास्टिंग या टाइप, यहां पे टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन refer to converting one data type into another. In C, type conversion can occur in two ways. पहला implicit type conversion, समझ में आ गया? Yes, sir. क्लियर हो गया implicit? यहां से implicit। अब explicit type conversion क्या होता है, जिसको कि हम लोग यूजर करते हैं, हम लोग प्रोग्रामर करते हैं। टाइप कास्टिंग, एक्चुअल में टाइप कास्टिंग इसको बोलते हैं। वो तो ऑटोमेटिक हो गया, वहां तो हमको कुछ नहीं करना। अब हमको टाइप कास्टिंग हम कैसे करेंगे, एज ए प्रोग्रामर हम कैसे करेंगे, तो वो हम लोग आगे देखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोला, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिक होता है। तो क्या लिखा होता है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट डेटा फ्रॉम ए लोअर डाटा टाइप टू हायर डाटा टाइप। ठीक है, जो समझाए थे वो क्लियर है। तो हायरार्की ऑफ डाटा टाइप कैसे होगा, सबसे नीचे कौन आया, कैरेक्टर 1 बाइट, इंटीजर कितना बाइट, 2, 4, 8। इसके हिसाब से जो तो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अपना जो यहाँ पे डाटा टाइप का जो ये होता है वो ले लेता है ना। तो उस पर डिपेंड करता है डाटा टाइप। अब एक एग्जांपल में प्रोग्राम बना के भी देख लेते हैं। यहाँ पे इंक्लूड stdio डाटा मेन। अब ए का वैल्यू 10 रखें। अब यहाँ पे फ्लोट, अच्छा इंटीजर को हम फ्लोट में डालें, है ना, एक इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में डालें तो क्या हुआ, दो अलग अलग टाइप हो गए। तो इंट ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू फ्लोट। अब यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लोट में हम डाल रहे हैं तो फ्लोट का प्रेसिडेंस क्या है, ज्यादा है, फ्लोट बड़ा है, इंट छोटा है। तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा कि कन्वर्ट कर देंगे, है ना। जैसे मान लो कि एक बड़ा बाल्टी एक छोटा बाल्टी, तो छोटा बाल्टी बड़ा बाल्टी में समा सकता है, बड़ा बाल्टी को छोटा बाल्टी में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एक क्या हुआ, छोटा बाल्टी है तो उसको बड़ा बाल्टी में आ गया, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया, कंपाइलर कर दिया उसको। अब जब हम यहाँ प्रिंट करेंगे ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू तो ओरिजिनली पहले ठीक था, अब बी का वैल्यू क्या हुआ, इसको फ्लोट में कर लिया, है ना। तो ये हुआ इम्प्लिसिट, इसको ऑटोमेटिकली किया। यहाँ पे हम अब इसमें यहाँ पे हमको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा, ये अपना ऑटो इंटेलिजेंस या फिर कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको कर लिया। इसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन। अब आते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में। एक्चुअल में हम लोग सीखने यही वाले, कंपाइलर जो करता है उससे हमको क्या मतलब, वो तो कर ही लेता है, तो हमको सीखना ये है। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन इसको मैनुअल टाइप कास्टिंग भी इसको बोलते हैं, है ना। कहीं पे लिखा हुआ मैनुअल टाइप कास्टिंग, कहीं पे लिखा हुआ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। तो we manually convert the value from one type to another using, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना, लेफ्ट डेटा टाइप फिर एक्सप्रेशन ब्रैकेट में। तो जैसे मान लो कि हमको यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन को हम लोग चेंज करना है इंटीजर में, तो डेटा टाइप को वहां चेंज कर उस हिसाब से। तो ये हुआ इसका सिंटेक्स, याद है। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एक प्रोग्राम है कन्वर्टिंग फ्लोट टू इंटीजर, फ्लोट से इंटीजर में हम लोग उसको कन्वर्ट करें। तो पहला प्रोग्राम लिखे, मेन में है
अब एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स, वो क्या टाइप है, फ्लोट। कितना वैल्यू दिया, 12.56, है ना। अब उसी तरह से हम लोग एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, मेमोरी वेरिएबल डिक्लेयर किया वाई, है ना। वाई में वाई इंटीजर है और एक्स क्या फ्लोट है। तो एक्स को हम लोग क्या किया, एक्सप्लिसिट कास्टिंग की, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट किए हैं। कैसे किए, जैसे कि हम यहाँ पे सिंटेक्स बताए थे कैसे करना है। पहला, है ना, देखो इसके अंदर डाले इंटीजर फिर एक्स, तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट हो गया। यहाँ पे हम लोग इसका पहले लगा दिया, हम लोग फोर्सफुली कर रहे हैं इसको। तो एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ, वाई का वैल्यू इंटीजर में आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हमको ऐसा कहीं सिचुएशन आया तो हम प्रोग्राम में इसको इस हिसाब से कर दिए। यहाँ पे 0.2 में 2 पॉइंट के बाद 2 में हम लोग दे रहे हैं, और उसके बाद वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया कि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो। इंटीजर में आएगा तो पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगा, है ना। अब टाइप कास्टिंग की जरूरत क्यों पड़ा, वाई टाइप कास्टिंग, टू अवॉइड डेटा लॉस, है ना। अगर मान लो कि हम लोग अगर अवॉइड डेटा लॉस, अगर हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हम लोग एक्यूरेट, जब हम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे, वहां पे हमको ऐसा प्रोजेक्ट मिला कि हम एक कॉमर्शियल टाइप का पोर्टल बना रहे हैं या फिर किसी टाइप का कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वहां पे या फिर वहां पे एक एक चीज, एक एक पॉइंट में वैल्यू, जहाँ पे करोड़ में वैल्यू, अरब में वैल्यू आएगा, वहां पे पॉइंट भी 0.1 भी आ जाएगा, वहां पे मान लो कि लाख रुपया वैल्यू, तो वहां पे हम लोग छोड़ नहीं सकते, है ना। अभी हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं, वहां पे छोड़ दिए कोई फर्क, लेकिन वहां पे तो वहां पे ये सब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का यूटिलाइजेशन हो, एक प्रोग्रामर को वहां पे ये सब चीज की जरूरत वहां पे पड़ेगी। तो ये कैसे कन्वर्ट करता है, हम लोग उस टाइप का हम लोग फोर्सफुली कन्वर्ट चाहे तो कर सकते हैं। तो डेटा लॉस, इसमें डेटा लॉस अवॉइड कर सकते हैं, इंश्योर करेक्ट कैलकुलेशन एकदम से होगा। जैसे हम लोग पेट्रोल भराने जाते हैं तो मान लो कि बोलते 100 रुपया कर दीजिए, है ना, और उसके बाद बोल दें कि भाई उसमें भरिए जितना बनना भरिए, हम यहाँ बोलेंगे स्टॉप, या फिर इसको पूरा फुल कर दीजिए। तो पूरा पूरा फुल करने में वो जितना एकदम एक्यूरेट तो नहीं है, उसके बाद मान लो कि वहां पे तुम्हारा वो पैसा भरा 97 रुपीज 45 पैसा, अब तुम वहां पे उसको 97 रुपीज ही दे रहे हो, 45 पैसा नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो वो लॉस हो रहा है ना। अगर वो करोड़ में देखेंगे तो उसका तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो वहां पे वो लोग क्या किया जाता है, नंबरिंग किया जाता है। वहां पे जैसे तुम डालो 1 नंबर 2 नंबर, तो उसका ऑटोमेटिक उतना पैसा वहां से आ जाता है। तो वो एक अलग चीज है, जस्ट एक रियल लाइफ एग्जांपल हम बता रहे हैं। तो कन्वर्ट बिटवीन डिफरेंट न्यूमेरिक टाइप्स, अलग अलग न्यूमेरिक टाइप है तो उसको कन्वर्शन के लिए काम आएगा। अब एक्सप्रेशन के रूप में देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। अब एक प्रोग्राम लिए, वहां पे इंटीजर एक ए लिए, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 2, है ना। एक फ्लोट टाइप वेरिएबल लिए, रिजल्ट 1। अब उसमें एक एक्सप्रेशन डाले हम a डिवाइडेड बाई बी। तो ये कैसा है, ए और बी का नेचर क्या है, इंटीजर का है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, कैसे काम करेगा, इंटीजर डिवीजन रिजल्ट इज 2, है ना। तो दोनों का, इसका रिजल्ट क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 2, इसका रिजल्ट क्या हुआ 2 हुआ। अब 2 को रिजल्ट 1 में डाल देंगे, है ना। तो रिजल्ट 1 क्या फ्लोट टाइप है, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो 2.00 आएगा, क्योंकि रिजल्ट तो फ्लोट टाइप है और वो डाला 2, लेकिन डेटा तो लॉस हुआ। होना कितना चाहिए, 2.5 होना चाहिए, डेटा तो लॉस हुआ। इस केस में, इम्प्लिसिट के केस में डेटा लॉस हुआ पहला केस में, लेकिन दूसरा में हम फोर्सफुली इसको कर रहे हैं, सेम चीज, है ना, रिजल्ट तो सेम काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या किया, हम इसको टाइप कास्ट कर दिए, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट किए। पहला वाला हुआ इम्प्लिसिट और दूसरा हुआ एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट किए। जब हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट किए तो हमको पूरा का पूरा वैल्यू मिलेगा। क्या कि हम इसे बिल के पहले हम लोग उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो फ्लोट में कन्वर्ट कर दिए कि ये कैसे काम करेगा। यहाँ पे ये क्या होगा, ए का वैल्यू कितना है 2.0, सॉरी 5.0। तो ये फ्लोट लगा ए के सामने पहला, है ना। तो ये क्या करेगा कि जब हायर प्रेसिडेंस में जब
फ्लोट लग गया तो नीचे वाला भी ऑटोमेटिकली वो उसको वो कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद दोनों फ्लोट फ्लोट हो गया, जा दिया फ्लोट में, तो ये पूरा यहाँ पे मिल गया उसको। कितना मिल गया? 2.50 है ना। अगर उसका उसके बाद जितना भी आगे 0.2 लगाए 0.3 लगाए तो उसको जितना पॉइंट के बाद प्रिंट करना हम लोग प्रिंट करके देख सकते। तो यहाँ तक क्लियर है सर। सिद्धार्थ, प्रीतम, नितेश, क्लियर है ना सबको? है ना। टाइप कास्टिंग हम लोग देख लिए, तो ये हम भेज देंगे इसको, फिर रन करा करके एक बार देख लेना कैसे कैसे काम करता है टाइप कास्टिंग, क्या होता है, कैसे काम होता है, क्या होता है, इसको फिर भेज देंगे। दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब मिक्स्ड एक्सप्रेशन में भी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक इंटीजर लिए एक डबल लिए, है ना। और डबल में इंटीजर और डबल दोनों को जोड़ लें तो क्या होता है यहाँ पे, जब एक डबल में एक इंटीजर लिए और एक डबल लिए तो ए कन्वर्टेड टू डबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये जैसे हम बताए थे, ऑटोमेटिकली उसको कंपाइलर डबल में कन्वर्ट कर दिया, तो 7.0 प्लस 3.5, तो 7.0 प्लस 3.5 है ना। तो यहाँ पे ले लिया तो ये ऑटोमेटिकली, तो ये जब यहाँ पे इस टाइप से लाया तो ऑटोमेटिकली उसको कर दिया। यहाँ पे एक्सप्रेशन टाइप कास्ट हम नहीं की। अब एक देख सकते हैं ASCII वैल्यू को, ASCII वैल्यू कैसे करते तो हम लोग कैसे लाएंगे, एक प्रोग्राम देख लेते हैं। अब जैसे कैरेक्टर टाइप में एक CH है ना, उसमें कैपिटल ए इनिशियलाइज की, तो अब हम कैरेक्टर ए, तो कैरेक्टर ए क्या है, कैरेक्टर टाइप है, इसको फोर्सफुली हम इंटीजर में कन्वर्ट करके ASCII में डाल दिए। तो फिर कैरेक्टर में जब इसको प्रिंट किया तो कितना हुआ ए, अब इसका ए का कितना होता है 65, क्योंकि हम लोग उसको कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पे वैल्यू में अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो इसका आगे लगा दिए, इसका टाइप कास्ट पहले कैरेक्टर था, अब इसमें टाइप कास्टिंग कर दिए तो कितना हो गया इसके, यहाँ पे हमको मिल गया जब हम लोग उसको ASCII वेरिएबल को जब हमने प्रिंट कर रहा था उतना हो गया। अब वो देख लेते हैं, उल्टा देख लेते हैं। उल्टा केस में एक 97 हुआ है ना। अब 97 का आगे हम उसको क्या किए कि 97 क्या इंटीजर है, अब इंटीजर को फोर्सफुली कैरेक्टर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो पहला तो 97 किया, अब 97 का कितना होता है, 97 का वैल्यू कितना होता है, ASCII वैल्यू एक, ASCII वैल्यू 97 हो गया। तो टाइप कास्टिंग हम लोग देख लिए। टाइप कास्टिंग मोटा मोटी सबको समझ में आ गया कैसे टाइप कास्ट करता है। दो तरीके से करता है, एक इंटरनली करता है, उसको क्या बोलते हैं, जब ठीक है। और जब हम लोग यूजर डिफाइन जो हुआ उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट में हम लोग डेटा टाइप लगा देंगे, फोर्सफुली जिसको जो करना उस हिसाब से कर लेंगे। तो हम लोग डिफरेंट इक्वेशन हम लोग देख लिए प्रोग्राम बना करके कैसे कर रहा क्या कर रहा। तो अब इसको हम लोग कैसे इसमें अगर रन करा के देखोगे तो फिर और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो फिर यहाँ से पूरा क्लियर हो गया है ना। राइट, तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, पहला क्या पढ़े, प्रेसिडेंस, पहला प्रेसिडेंस पढ़े, दूसरा क्या पढ़े, टाइप कन्वर्जन है ना। अभी हम लोग डेटा पे ही हम लोग खेल रहे हैं क्योंकि हमारा डेटा स्ट्रक्चर डेटा ही है। डेटा स्ट्रक्चर को क्या है, डेटा को हमको ऑर्गेनाइज करना। डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना। तो जब तक तुम सब डेटा के बारे में नहीं जानोगे कि डेटा जो इंटरनली कैसे उसको कंपाइलर ऑर्गेनाइज कर रहा है और हम भी उसको कैसे कर सकते हैं, है ना, किस तरह से हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कंपाइलर तो उसको ऑर्गेनाइज कर ही रहा और हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये सब चीज को हम लोग मोटा मोटी जो डेटा वाला पार्ट है हम लोग वही चीज पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी सब हम लोग ऐसे ही निकल लेंगे, है ना। क्योंकि हम लोग डेटा को कैसे हम लोग डेटा कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अपने मेमोरी में ऑर्गेनाइज करता है। आज के जमाने में क्या डेटा इज ए ऑयल, है ना। डेटा ऑयल है आज के जमाने में। यहाँ हम लोग कितना
एक इंसान जो है कितना सारा डेटा जनरेट कर रहा है। हम लोग फेसबुक करते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम चलाते कराते, तो हम लोग कितना सारा डेटा हम लोग खुद जनरेट कर रहे हैं। तब है ना, हम लोग कहीं लाइक करते हैं, कहीं फोटो पे शेयर करते हैं, कहीं पे आगे कुछ कमेंट करते हैं, तो कितना सारा डेटा हम लोग, उसके बाद मोबाइल में हम लोग लगे रहते हैं, तो डेटा जनरेट हो ही रहा एनी टाइम। तो डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा, क्या होगा, कैसे फिर उसके बाद फिर तुम्हारा डेटा साइंस कैसे काम करता है, उसी डेटा को एआई कैसे, एआई का जो ऑयल है वो क्या है, एआई का फ्यूल क्या है, अगर बोलेंगे व्हाट इज द फ्यूल ऑफ एआई, तो क्या होगा, क्या आंसर डेटा होगा? ही डेटा ही होता है, इसी को वर्क करता है। एआई कहाँ से ले रहा है और ऑटोमेटिकली कहाँ से ले रहा है, डेटा ही कोई तो उठा रहा है ना। जो भी चीज उठा रहा है, मान लो कि जैसे अभी फेसबुक में हम कोई किसी कपड़े को लाइक किए, कल उसी टाइप का चीज मेरे पास में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं डेटा तुम खुद ने जनरेट किया, तब तो तुम्हारे पास में वो आ रहा है। आज हम मोबाइल देखें ओप्पो का, तो कल वही ओप्पो का मोबाइल से उसी 10 तरह का चीज आएगा, फिर और भी मोबाइल आएगा। तो नेचुरली क्या है कि हमारे हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से, हमारे हिसाब से, हमारे मैंने हमारे मोबाइल के हिसाब से, वो हम हो चाहे कोई और मेरा मोबाइल यूज करे, तो उसके हिसाब से वो डेटा हम लोग जनरेट कर रहे हैं, और उस डेटा पे सारा खेल हो रहा है, डेटा पे। तो अल्टीमेटली हम लोग का गोल क्या है, डेटा स्ट्रक्चर के डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा कैसे ऑर्गेनाइज करता है, किस तरीके, कितना तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, तो उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो उसका हम लोग जस्ट स्टार्टिंग फेज में अभी चल रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, इसको लिख के रखो, 2 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। हाँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो हम लोग जो अभी तक सी में प्रोग्राम किए, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या हम लोग देखें सी में, क्या है सी में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव? Has include.
हैश इंक्लूड stdio.h, conio.h, math.h, string.h। चाहे और भी जो भी हो, है ना। फिलहाल कॉमन तो इतना है, उसके बाद तो बहुत सारा हो सकता है अपने हिसाब से। क्लियर है? तो ये क्या हुआ, इसको क्या हुआ, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो प्री प्रोसेसर, इसके अलावा भी और हम लोग उसको आगे देखते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या काम करता है, तो ये कैसे। तो हम लोग जानते हैं कि मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंपाइलर कहां से स्टार्ट करता है, मेन फंक्शन से, है ना। मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है। तो मेन फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरह का ड्राइवर फंक्शन है, कंपाइलर का ड्राइवर फंक्शन, मेन फंक्शन। तो वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। लेकिन जो हैश इंक्लूड और उसके बाद जो हैश stdio.h, conio.h, इसके बाद और भी कुछ है, तो उसका प्रोसेस कब होता है। जब हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर ये कैसे होता है, उसका प्रोसेस कैसे होता है। तो वो क्या होता है कि जैसे ही हम उसको रन कराते हैं तो सबसे कंपाइलर के पहले क्या होता है कि वो अपने में इंक्लूड कर लेता है उसको, जो भी हो। .h क्या हुआ, लाइब्रेरी फाइल। तो लाइब्रेरी फाइल को क्या किया, उठा करके कंपाइलर में से इंक्लूड कर लिया प्रोग्राम में। तो एक तरह का एक प्रोग्राम में पार्ट हो गया वो, है ना। अब हम रेफरेंस यूज करेंगे। उसी तरह कॉनियो का जो यूज कर लिया, अब हम लोग अपना भी बना सकते हैं हेडर फाइल। .h, व्हाट इज .h? .h मतलब एक हेडर एक्सटेंशन, जो एक लाइब्रेरी सी का लाइब्रेरी फाइल है, जो कि सी का डेवलपर ने बनाया है। किस लिए, क्योंकि उसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस है। मान लो अगर हेडर फाइल्स नहीं होता तो हम मेरे को प्रिंटफ और स्कैनफ लिखने के लिए हमको 1000 लाइन का कोड वहां पे लिखना पड़ता है। 1000 से भी ज्यादा हो सकता था। एक स्कैनफ और एक प्रिंटर मात्र लिखने के लिए, वो कितना हो सकता था हम लोग नहीं जानते, उतना। तो रिपीटेटिव टास्क होता है उतना लिखे, एक प्रिंटफ को कराने के लिए उतना लाइन का कोड लिखना पड़ता है। लेकिन मेरे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव stdio.h है, मेरे पास एक हेडर फाइल है। तो सी के डेवलपर ने जो भी डेनिस रिची चाहे जो भी नेक्स्ट फर्दर डेवलपर हुआ, तो उसने सबसे पहले क्या किया कि भाई जो भी मान लो कि प्रिंटअप कराने के लिए, तो प्रिंटअप किसमें होता है, और स्कैनअप कंसोल स्क्रीन के लिए काम होता है। जो भी हम लोग कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है कंसोल स्क्रीन के लिए काम होता है, कंसोल स्क्रीन में प्रिंट कराने के लिए और स्कैन उससे वैल्यू लेने के लिए। तो सी के डेवलपर ने क्या किया कि एक हेडर फाइल बना दिया। अब वो हेडर फाइल में उसको इंक्लूड कर दिया अलग अलग। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि भाई conio.h, ये .h, वो .h, ये अलग अलग क्यों बना है, एक ही बना देता, एक हेडर फाइल बना देता, उसमें ही काम हो जाता काम। उससे भी तो अलग अलग क्यों बना है। इस टाइप का बहुत सारा फाइल्स होगा, एक नहीं, एक तो 4-5 तो हम लोग के लिए कॉमन है, अलग अलग क्यों नहीं बना। तो किसी के पास आंसर है, एक क्यों नहीं बनाया, अलग अलग क्यों बनाया। .h स्ट्रिंग के लिए अलग बना दिया, मैथ के लिए अलग बना दिया, कंसोल स्क्रीन में काम करने के लिए अलग बना दिया, एक साथ क्यों नहीं बनाया। एक ही हेडर फाइल, जब हमको इंक्लूड ही करना है तो एक ही इंक्लूड कर लेते, अलग अलग इंक्लूड करने की क्या जरूरत है। तो वो इसलिए प्रोग्राम बहुत बड़ा बन रहा हो। हाँ, तो नेचुरली है कि यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है ना। तो मान लो कि .h, मान लो कि stdio.h, stdio.h में मान लो कि 3000 लाइन का कोड है ना। अब मान लो कि हम एक ही में conio.h में मान लो 5000 लाइन का कोड है, math.h में 9000 लाइन का कोड है। अब हम एक साथ अगर हम मिला देंगे तो वो इंक्लूड करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, पहले उसको इंक्लूड करेगा प्रोग्राम में। इंक्लूड कराने का काम कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। वो इंक्लूड किया तो प्रोग्राम का क्या होगा कि हमको जो जरूरत है, हमको वो चीज चाहिए। अब हमको यहाँ पे प्रिंटअप स्कैनअप की जरूरत है, बाकी मैथ फंक्शन स्क्वायर रूट पावर या फिर फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग की हमको जरूरत ही नहीं है मेरा प्रोग्राम में। हम ऐसा प्रोग्राम हमको जरूरत ही नहीं है, तो हम उसको क्यों इंक्लूड करें। तो इसलिए क्या किया कि वो अलग अलग टाइप से बनाएंगे, जिसको जहां पे जो जरूरत है उसके हिसाब से काम करेगा। जिसको जरूरत है, सी हम लोग पढ़ी है, सी के हिसाब से जिसको जहां जरूरत है उस हिसाब से हेडर फाइल इंक्लूड करेगा। तो .h क्या हुआ, हेडर फाइल। तो हेडर फाइल जो हुआ उसको हम लोग एंगुलर ब्रैकेट में के अंदर रखते हैं। एंगुलर लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, राइट एंगुलर ब्रैकेट।
के अंदर हेडर फाइल को रखते हैं। तो एंगुलर ब्रैकेट अगर लगा हुआ इंक्लूड के साथ में, हैश के साथ में इंक्लूड लगा हुआ, एंगुलर ब्रैकेट लगा हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड किसके लिए है? लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करने के लिए, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए है, बस इंक्लूड। क्लियर? तो उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया, उसके बाद उसको लिंकिंग करके वहां से वो अपना, जैसे मान लो एक फंक्शन लिखते हैं, तो फंक्शन का डिफिनेशन हम लोग कहाँ लिखते हैं? मेन के बाहर लिखते हैं, मेन के अंदर लिखते हैं कि बाहर लिखते हैं? डिक्लेरेशन रखें, चाहे जो भी, जहां भी हम लोग चाहे तो उसी के हिसाब से लिख सकते हैं। तो उसको इंक्लूड कर लिया। अब होता है कि जैसे हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए क्या? एंगुलर ब्रैकेट। अब क्या हुआ कि हम अपना भी हेडर फाइल बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? कोई भी काम जो कंपाइलर जो सी के डेवलपर ने किया वो काम हम भी कर सकते हैं। तो उसने डॉट एच हेडर फाइल आया तो हमने भी डॉट एच हेडर फाइल हम बना सकते हैं। तो जैसे मान लो हम प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाए, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाए, है ना? उसके बाद हम मान लो कि और भी बहुत सारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाए, है ना, इवन ऑड का प्रोग्राम बनाए। तो अलग अलग टाइप का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो क्यों ना हम एक हेडर फाइल में बना के रख दे सब चीज को? ऐसा क्यों ना करें, एक हेडर फाइल बना ले और उसका नाम कुछ दे दे, माई सी प्रोग्राम डॉट एच करके बना करके एक हेडर फाइल। तो उसका एक अलग प्रोसेस है, उसके लिए हेडर फाइल बनाने के लिए एक अलग प्रोसेस है, फिर उसको हम लोग पढ़ना पड़ेगा। तो वहां तक हम लोग नहीं जा रहे। तो मान लो हम बना के रख दिए माई सी प्रोग्राम डॉट एच, तो उसमें हम मोटा मोटी जो स्टूडेंट लोग जो मेन जो हम लोग जो प्रोग्राम कराते हैं एग्जाम के लिए, है ना, तो वो सब प्रोग्राम हम बना करके 20-25 रख दिए। तो और आसान हो गया मेरे लिए। अब तो भाई हमको सीधा कॉल करना है, प्राइम नंबर फिबोनाची को सीधा सीधा यहाँ कॉल किया और कुछ मिल गया। तो ये क्या हुआ, मेरा कोड मिनिमाइज हो गया, हुआ ना? तो सी में कितना इस तरह का फंक्शन है? 32,000 फंक्शन है। लेकिन इसलिए सी को क्या बोले? फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन जावा में हुआ, पाइथन हुआ, इससे भी ज्यादा फंक्शन है। तो जो प्रोग्राम में जितना ज्यादा फंक्शन डिफाइन रहता है उसको उतना अच्छा और उतना इजी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो सी में तो खैर इतना, लेकिन जावा में हुआ, पाइथन में हुआ और भी लैंग्वेज में हुआ, तो उसमें बहुत ज्यादा फंक्शन है। उसमें मैक्सिमम कोशिश की है कंपाइलर ने कि मैक्सिमम जितना यूज होने वाला फंक्शन है वो सब हम उसको उसका हेडर फाइल में दे दें। तो सबका तरीका अलग अलग है हेडर फाइल को इंक्लूड करने का, इसमें हुआ उसमें हुआ, सबका अलग है। इसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि प्री प्रोसेसर, जैसे मान लो कि हम एग्जाम देते हैं, है ना, मेंस दिया, जो एग्जाम दिया मेंस दिया, मेंस से पहले क्या करना होता है? प्रीलिम्स। तो मेंस में वही चीज है जो कि जो प्रीलिम्स में, जो बच्चे प्रीलिम्स में क्वालिफाई किए वही मेंस में। तो प्री के अलावा तो कोई दूसरा तो नहीं है उसमें, दूसरा आ सकता है क्या? तो आएगा तो एरर आएगा अगर ऐसा हुआ। तो वही हुआ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड मेंस, है ना? तो हम लोग शेयर करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको देखते हैं क्या है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मोड्स है ना। तो प्री प्रोसेसर in C or C++ is a tool that processes the code before it is compiled by compiler. क्लियर है? कंपाइल करने के बाद जो ऐसा कोड है जिसको प्रोसेस इट डज मेनी टास्क सच एज इंक्लूडिंग हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स हम लोग पढ़ रखे हैं अभी तक में। इसके अलावा भी क्या काम करता है? कंडीशनल कंपाइलेशन हम लोग देखेंगे, टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन वो भी हम लोग देखेंगे, रिमूविंग कमेंट्स, है ना, वो भी हम लोग देखेंगे। प्री प्रोसेसर आल्सो अलाउस द डेवलपर टू सेलेक्ट विच प्रायोरिटीज ऑफ कोड शुड बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। तो जो भी प्री प्रोसेसर हम लोग हैश से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जैसा कि हमने बताया कि इंक्लूड किसके? लिंक करने के लिए, केवल हेडर फाइल के लिए। इसके अलावा डिफाइन जो है, मैक्रो डिफाइन करने के लिए। मैक्रो क्या होता है? तो व्हाट इज मैक्रो? मैक्रो तो जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो मैक्रो इज ए स्मॉल पीस ऑफ कोड। हमने इसे एक्सेल में मैक्रो लिखे, कोई टास्क कराने के लिए, कोई स्पेसिफिक टास्क कराने के लिए मैक्रो लिखे।
तो स्मॉल पीस ऑफ कोड लिखा है तो उसके बदले में वो कोड काम करेगा, तो वहां से हम उसको प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। तो मैक्रो डिफाइन कर सकते हैं हम उसको, मैक्रो को अनडिफाइन कर सकते हैं। अब कुछ हम कंडीशनल कंपाइलेशन भी प्री प्रोसेस में हम लोग कर सकते हैं इसको। और ये सब ये 4-5 तरह के जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। ऐसे तो बहुत सारा चीजें। पहला पहला जो हुआ, देखो, इंक्लूड मानो फाइल डाटा। एक फाइल डाटा नाम का हेडर फाइल है, उसको एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करने के लिए, है ना। अब हम अपना बनाए, मानो कि हम अपना लाइब्रेरी फाइल बनाए, उसको कैसे लिखेंगे? डबल ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। अपना जो यूजर डिफाइंड फाइल्स होगा, हेडर फाइल होगा, उसको कैसे देंगे? एंगुलर ब्रैकेट में नहीं देंगे। एंगुलर ब्रैकेट का वो ऑलरेडी प्रिजर्व है, किसके लिए? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल, सी के लाइब्रेरी फाइल्स की। लेकिन हम अपना बनाएंगे तो किसमें देंगे? डबल कोट्स में। याद रखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है आशी, क्लियर? क्लियर है सर। तो डबल कोट्स अगर हम लगाते हैं इंक्लूड के बाद, तो ये यूजर डिफाइंड फाइल्स को, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए। अगर एंगुलर ब्रैकेट में लिखती तो लाइब्रेरी फाइल्स के लिए। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, पहला तो एक लाइब्रेरी फाइल है stdio.h, और दूसरा हमने बनाया myheader.h। अब यहाँ पे तुमको क्या है कि तुम पाथ भी डिफाइन करना पड़ेगा। मान लो कि ये अगर सी का टर्बो सी के अंदर ही डायरेक्ट रखा हुआ वाला है उसी में, तब तो ठीक है। नहीं तो अगर कहीं इसको स्पेशल किसी फोल्डर में रखें तो उसको कंप्लीटली पाथ देना पड़ेगा ना। पाथ दे सकते हैं हम लोग। तो अभी तो वो चीज डिफरेंट चीज है ना। तो सपोज हेलो करके हमने एक फंक्शन बनाया, वो myheader.h में है, तो सीधा सीधा उसका हमको यहाँ पे डिफाइन नहीं करना पड़ा। डिफाइन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। वो सीधा ये जो सारा myheader.h में जो भी प्रोग्राम था, वो मेरा प्रोग्राम में ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस प्रोग्राम में ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया, लेकिन हम लोग को नहीं दिख रहा। वो ऑलरेडी जब कंपाइल करेंगे, जब भी कंपाइल करेंगे तो अंडरस्टूड है कि वो इंक्लूडेड है। तो यहाँ से फिर वहां जाके उसको डिफिनेशन करके उसका रिजल्ट ला करके हमको देंगे। ये काम तो हो गया। अब यहाँ पे हुआ मैक्रो डिफिनेशन, है ना। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे, मैक्रो मैक्रो डिफिनेशन कैसे होता है। तो उसका लिए एक प्रोग्राम यहाँ पे हम बना करके देखेंगे। एक हम प्रोग्राम हम बना रहे, उससे क्लियर हो जाएगा सारा चीज। ये प्रोग्राम है ना। तो अभी यहाँ पे प्रिंटफ की जगह में हम कैपिटल PF लिख दिए। तो अभी जो प्रोग्राम लिखा है ये तो एरर दे देगा, अरे भाई कंपाइलर में PF क्या है? PF तो कुछ है नहीं, नहीं है। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हम इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी में हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। डिफाइन PF, है ना। उसके बाद स्पेस दे करके PF को क्या डिफाइन कर दिए? प्रिंट फंक्शन से। यहाँ पे याद रखना, सेमीकोलन कुछ भी नहीं होगा आगे। अब ये प्रोग्राम रन करेगा, एकदम रन करेगा। ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा कंसोल स्क्रीन में ये भी आएगा, एंटर एनी नंबर न्यू लाइन करके आ जाएगा, ये प्रोग्राम रन करेगा। तो फिर ये कैसे हो गया? तो जब हम डिफाइन किए
डिफाइन किया, डिफाइन एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, वो क्या काम करता है, जैसे कि हम डिफाइन हमेशा क्या होता है कैपिटल लेटर में, जो भी डिफाइन कैपिटल लेटर में जो भी आइडेंटिफायर हम डिफाइन करेंगे, अब ये क्या करें क्लियर कैपिटल लेटर में, तो यहाँ पे क्लियर क्या हो गया मैक्रो डिक्लेरेशन। अब एफ को क्या बोलेंगे मैक्रो मैक्रो डिक्लेरेशन। पीएफ को क्या बोलेंगे डिक्लेयर किया, किस टाइप का मैक्रो डिक्लेयर किया, एक पीएफ टाइप का नाम दे दिया। अब उसको डिफाइन नहीं करना, डिफाइन करना तो प्रिंटर, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सब्स्टिट्यूट करेगा, जहां जहां पीएफ मिलेगा वहां वहां अपने आप को ये प्रिंटअप से सब्स्टिट्यूट कर लेगा और कंपाइलर उसको एज्यूम कर लिया। इस तरह से हम प्रिंटअप को रिलेट किए थे, लिंक किए थे स्टूडियो डॉट एच थे, उसी तरह पीएफ को रिलेट करेंगे कहां से, यहां से। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट हुआ, डिफाइन पार्ट क्या हुआ, क्या पार्ट हुआ मैक्रो डिक्लेरेशन। ये क्या हुआ मैक्रो, किस टाइप का प्री प्रोसेसर हुआ मैक्रो टाइप का। क्लियर है। अब यहाँ पे मान लो कि चलो ठीक है इंटर रीडिंग नहीं हुआ, अब मान लो स्कैनअप को एक स्कैनअप का भी बना लेंगे। है ना, तो ये अब एसेट को भी अब क्या करें, एसेट को भी हम डिफाइन नहीं किए यहाँ तो एरर आएगा। लेकिन एक चीज है हमको क्या लिखना है स्कैनर, बस। अब ये सेम स्कैनर और प्रिंटअप की तरह काम करेंगे, है ना, और उसके बाद जितना बार हमको उसको यूज करना उतना बार हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लो कि पीएफ लिखे, तो ये प्रिंट भी कर लेगा। अब मान लो कि हमको यहाँ पे हमको इसका जरूरत नहीं, मेरा काम खत्म, अब हम प्रोग्राम में कोई दूसरा काम करने वाले, तो इसको क्या करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, डिफाइन को अनडिफाइन कर देंगे अनडेफ, कैसे किए अनडेफ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम अनडेफ कर लिए कहीं पे भी, तो ये क्या हुआ मेरा एक प्रोग्राम का पार्ट हो गया प्री प्रोसेसर। अब यहाँ पे हम उसको डिफाइन कर लेंगे से अनडिफाइन मैंने मेमोरी से वो चला गया। अब यहाँ पे फिर से तुमको ये करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैक्रो। अब हम लोग एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे पीआई पाई पाई वाला प्रोग्राम, पाई पे जाने पाई का वैल्यू फिक्स होता है। अब यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हैं हम चाहे तो, वो तो एक तरह का ये हुआ। यहाँ पे पाई में हम क्या क्या वैल्यू भी डाल सकते हैं, पाई के वैल्यू को ऑलरेडी हम डिफाइन कर दिए, मेन दे दिया, एक फ्लोट लिए और वेरिएबल लिए 5, यहाँ पे पाई। अब जहां जहां पाई वो मिलेगा, जहां जहां पाई मिलेगा उसको रिप्लेस कर देगा 3.14 इंटू 5 है ना। अब यहाँ पे एरिया जो है कितना प्रिंट कर दिया, जितना भी इसका वैल्यू आया वो एरिया प्रिंट कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको डिफाइन कर चुके हैं ये प्रोसेसर में। अब इसी तरह से मान लो कि फंक्शन को भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, दूसरा टाइप है, क्या कर सकते हैं हम, मान लो कि यहाँ पे डिफाइन कर दिए फंक्शन, है ना, ये पहला। तो पहला ये क्या हुआ, एक SQR ब्रैकेट में x क्या हुआ डिक्लेरेशन, ये हुआ डिफिनेशन। जब भी हम फंक्शन को करेंगे कुछ वैल्यू को लेंगे तो उसको ब्रैकेट में लेंगे, तो SQR टाइप हम लोग किए। ये जो 5 है यहाँ पे, ये 5 ठीक है, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, स्क्वायर 5 इसका मतलब हो गया, जैसे ही हम लोग करेंगे स्क्वायर 5 हो गया, तो कितना 5 इंटू 5 25, ये क्या यहाँ पर रिटर्न कर देगा 25।
इसका क्या आएगा आउटपुट? आउटपुट आएगा 25 25 क्लियर है ना? अब क्या हुआ यहाँ पे, एक और हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं। ये तो हम लोग देख लिए कि किसके लिए, फंक्शन टाइप का प्रोग्राम, फंक्शन टाइप का हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे उसको अनडिफाइन कैसे करते हैं? सपोज यहाँ पे हम लोग एक साथ कर रहे हैं, डिफाइन किए मैक्स, एक आइडेंटिफायर वेरिएबल लिए, क्या दे लिए उसको हम लोग 100 डिक्लेयर करते हैं, मैक्स का वैल्यू को 100 कर, स्पेस होना जरूरी है, यहाँ पे स्पेस नहीं होने से एरर आएगा और ना ही कोई समीकरण होगा। उसके बाद फिर मैक्स को 100 लिए, फिर मैक्स को हम यहाँ पे सेकंड लाइन में क्या किए, अनडिफाइंड करते हैं, फिक्स मैक्स, फिर मैक्स को हम यहाँ पे 500 डिफाइन करते हैं। तो मैक्स का वैल्यू कितना होगा अभी? अगर मैक्स का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा तो 100 होगा कि 500 होगा? 500 होगा। क्यों? कि फर्स्ट जगह मैं डिफाइन किया तो फिर अंडर यूज किया तो उसका वैल्यू इरेज हो जाएगा। ठीक, ओवरराइट दोबारा डिफाइन किया मैक्स 500। बोलने का मतलब है कि जो, तो अनडेफ का मतलब है रिमूव से प्रीवियसली डिफाइंड मैक्रो। तो जैसे ही हम अनडेफ कर देते हैं और सेम नाम रखते हैं, तो जो भी प्रीवियसली डिफाइंड मैक्रो जो हम उसको वैल्यू देके रखे मैक्रो वैल्यू, वो क्या करेगा, उसको रिमूव करके उसके बाद अगर रिमूव कर देगा, है ना? अगर उसको डिफाइन करना है तो यहाँ डिफाइन करो, फिर नया तरीके से डिफाइन करो, रिमूव करो, डिफाइन करो, रिमूव, जहां तक एज लॉगिंग जरूरत है वहां तक काम किया। उसके बाद फिर हम लोग इसमें ये हुआ। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कंडीशनल कंपाइलेशन। अब इसमें हम लोग कंडीशनल कंपाइलेशन, यहां तक तो हम लोग देखें कि मैक्रो, तो मैक्रो का मतलब कि स्मॉल पीस ऑफ कोड लिख दिए या फिर हम उसको डिफाइन कर दिए, यहाँ पे डिक्लेयर करके डिफाइन कर दिए और उसको हम लोग यूज कर लिए। इसी टाइप पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ना? एक एग्जाम्पल हम लोग देखें कि यहाँ से वैल्यू कैसे, अगर एक फंक्शन के रूप में भी हम लोग चाहे तो मैक्रो को कर सकते हैं। फंक्शन के रूप में करने के लिए हम लोग को पैरामीटर देना पड़ेगा, पैरामीटर पास किए, इतना वैल्यू पास किया और उसके बाद वो एक्स का वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर दिया उसके हिसाब से। अब अनडिफाइंड को देखें हम लोग। अब यहाँ पे कंडीशनल कंपाइलेशन क्या करता है? तो कंडीशनल तो जैसे इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, है ना? इस टाइप का ये सब चीज है ना? तो वो कैसे काम करता है? सपोज हम यहाँ पे इस यही प्रोग्राम को हम इफ एल्स से भी बना सकते हैं और यहाँ पे हमको एक प्री प्रोसेसर डिफाइन किया, एक मान लो कि एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी वेरिएबल हम बनाए, उसको वैल्यू हम लोग असाइन कर दिए 18। इसको असाइन नहीं बोलेंगे, मतलब एक तरह का डिक्लेयर कर दिए। असाइन बोलना सही नहीं है, असाइन का मतलब हो गया कि इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू हम लोग डिक्लेयर कर दिए उसका 18। अब हम लोग मान लो कि अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं इफ, जो कि कंपाइलेशन डायरेक्टरी है, हैश इफ, है ना, एज। अब हम लोग अपना जो इफ फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? ऐसे होता है, ये होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे उसकी हमको जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये हैश जो है, ये हैश डायरेक्टिव क्या करेगा कि यहाँ पे वो चेक कर लेगा, अगर यहाँ पे वो इफ जो है अपना ओरिजिनल चीज नहीं छोड़ेगा उसको। इफ क्या करता है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पे इफ जो अपना जो ब्रैकेट के अंदर जो ट्रू फॉल्स लेके चलता है वो चीज नहीं, यहाँ पे इस हिसाब से जो उसका ओरिजिनल नेचर है, इसका ओरिजिनल नेचर क्या करता है कि कुछ वैल्यू को लेकर के 0 या 1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एज कितना, 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो क्या हुआ, क्या प्रिंट करेगा, एलिजिबल फॉर वोट। अगर यहाँ पे हम इसका वैल्यू मान लो कि 15 रखते हैं, ठीक है, तो क्या प्रिंट क्या आएगा? अगर यहाँ पे एज का वैल्यू 15 रखें तो क्या प्रिंट आएगा? नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल। क्लियर है? तो डिफाइन जो है, जैसे मान लो कि एक हम तुम्हारा ये रखे, जैसे कंडीशनल है, जैसे मान लो कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड कैसे लिखते हैं?
एक एग्जांपल बता दें, लॉजिकल एंड कैसे लिखते हैं, डबल ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, इधर एक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू, है ना, लॉजिकल एंड लिखिए। तो मान लीजिए कभी कभी इस टाइप से भी अगर आता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे इसके जगह हम एम लिख दिए, कहीं कहीं किसी प्रोग्राम में इसके जगह ये लिखा हुआ। अब बोलेगा उस प्रोग्राम को ठीक करने के लिए दो एक्सप्रेशन दिया हुआ, मान लो कि यहाँ पे एक एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एन इज लेस देन इक्वल टू 10, ये दो कंडीशन, है ना। एन का वैल्यू 5 होना चाहिए, आई लेस देन होना चाहिए। सपोज यहाँ पे एन का वैल्यू हम 6 दिए, तो क्या हुआ, कंडीशन ट्रू होगा, ट्रू हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मेरा स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो अब इस टाइप का मान लो कि हमको ऐसा नहीं करना, हमको इंस्टेड ऑफ दिस ऐसा रहेगा तुम्हारा एन ग्रेटर देन 5, अब यहाँ पे अगर मेरा मान लो क्वेश्चन है कि ये चीज लिखा हुआ है, अब उसके बाद बोला कि प्रोग्राम को करेक्ट कीजिए, अब इसको आउटपुट भी आना चाहिए इसी सेम प्रोग्राम में, सेम चीज। तो हमको यहाँ क्या करना, क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, लोग ऑपरेटर को भी कर सकते हैं, बस इंक्लूड एंड डिफाइन कर दिया। अब जहां जहां मेरा तो ये लॉजिकल एंड आएगा, अब वहां वहां मेरा हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इस चीज को। उसी तरह मान लो कि जो भी, ठीक है, क्लियर हो गया, है ना, यहां तक क्लियर है सभी को, एनीवन? तो ठीक है, क्लियर है तो आ जाए। अब यहाँ पे एक चीज है, इफ मैक्रो इज डिफाइंड, यहाँ का हुआ इफ डेफ, है ना, डिफाइंड वैल्यू 10, एक वैल्यू करके बनाए एक मैक्रो और उसका वैल्यू दे दिया 10। अब यहाँ पे इफ डेफ वैल्यू, अगर वैल्यू डिफाइंड है यहाँ पे, है ना, तो क्या आएगा, प्रिंटफ वैल्यू इज डिफाइंड। अगर इनकेस यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है, तो क्या आएगा, ए प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे नहीं है, इफ डेफ, इफ डिफाइंड, इसका मतलब ये हुआ। इफ मैक्रो इज नॉट डिफाइंड, अगर मान लो कि मैक्रो जो है डिफाइंड नहीं है, तब अगर हमको इस टाइप का करना है, देखो जैसे इफ एंड डिफाइन रेट, अगर रेट डिफाइन नहीं है ना, और इफ नॉट डिफाइन रेट, डिफाइन रेट, पहले तो नॉट डिफाइन कर दिए, फिर यहाँ पे डिफाइन कर दिए, तब यहाँ पे क्या है, रेट आ गया। अगर इसको अगर हम हटा देते हैं यहाँ से, नॉट डिफाइन, रेट डिफाइन नहीं है यहाँ पे, है ना, रेट को डिफाइन नहीं है, रेट को डिफाइन, वही अंडर डेफ वाला चीज है यहाँ पे, इफ को डिफाइन किया, नॉट डिफाइन किया, सेम चीज है। ये सब को हम लोग रन करा के देखेंगे तो समझ में आते जाएगा। अब उसी तरह हम लोग एरर भी जनरेट कर सकते हैं, वो डिबगिंग और स्टॉपिंग कंपाइलेशन इफ रूल इज वैलिडेटेड। यहाँ पे इफ एंड डिफाइन, है ना, वर्जन को अगर नहीं डिफाइन किए तो मान लो कि एरर किए, मान लो एरर को डिफाइन किए तो वर्जन इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे रेस्ट हम इसको ऐसे लिखे, है ना, मान लो ऐसे लिखे यहाँ पे और उसको रन करा दिए, ठीक है, रन करा दिए, तो कहीं पे हम लोग वर्जन को डिफाइन ही नहीं किया, तो क्या आएगा,
एरर आ जाएगा, वर्जन इज नॉट डिफाइंड। तो इसको हम लोग चला कर देखेंगे तो क्या होगा, ये एरर जो है वर्जन इज नॉट डिफाइंड करके आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इस तरह से हम लोग क्या किए, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम लोग अलग अलग देखें कितना तरह का क्या होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसको हम लोग हैश सिंबल से हम लोग करते हैं, इंक्लूड, डिफाइन, अनडेफ, रख। हालांकि ये सब चीज का उतना जरूरत है नहीं, डिफाइन अनडेफ का इतना जरूरत नहीं है, डिफाइन वगैरह का कुछ कुछ जरूरत हो सकता है, लेकिन इफ एल्स ये सब का जरूरत बहुत, जब हम लोग जो एक्स्ट्रा एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे तब, लेकिन जस्ट एक जान के करके रखना है इसको, तो बहुत ज्यादा नहीं है। अब आगे जा करके मान लो अगर हम लोग अपना ही एक हेडर फाइल बनाएंगे तो वहां पे हम लोग डिफाइन करके देख सकते हैं उस चीज को। ये तो तो अभी जो है आप लोगों के पास में लैपटॉप है, यस सर। तो लैपटॉप में कोई है, इस प्रोग्राम को बना करके देख लो क्या आता है, एरर होगा ये होगा। इस प्रोग्राम को टाइप करो और क्या आ रहा है, कौन सा है प्रीतम? हाँ कर सर। तो जब तक इसको हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक ये चीज समझ में नहीं आएगा। सर इसमें एक एरर आ रहा है।
हेलो, यस, हेलो, साउंड इज कमिंग, हेलो, हाँ साउंड आ रहा है। हाँ अभी आया। ठीक ठीक है। तो एरर जो है, एरर टाइप का एरर जो हम लोग जो डिफाइन किए मैक्रो, वो हमको एरर शो कंपाइलेशन स्टॉपिंग कंपाइलेशन इफ रूल इज वायलेटेड। अगर रूल वायलेट हो रहा है, यहाँ पर डिफाइन नहीं किए और एरर को हम लिखे तो वहां पे उस टाइप का मैसेज आता है। अगर एंड हटा दिए तो एरर कुछ भी मैसेज यहाँ पे रिटर्न जीरो आ रहा है, प्रिंट ऑफ स्कैनर कुछ भी नहीं है तो ब्लैंक स्क्रीन आएगा। अगर वहां पर नॉट डिफाइंड वर्जन डिफाइन नहीं है और उसके बाद हम वहां पे डिफाइन कर रहे हैं एरर को, तो वो डेफिनेटली कंपाइलन के साथ में भी एरर आएगा। जी ठीक। तो आज का क्लास में हम लोग कंप्लीट किए 3 टॉपिक। क्या क्या टॉपिक कंप्लीट किए बताओ।